इस वक्त ईटीवी भारत पर हमारे साथ चिराग पासवान हैं, जो पूरे देश भर में सुर्खियों में बने हुए हैं। पूरी देश की नज़र इन पर है, हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद इतने कम समय में पार्टी भी टूट जाएगी, परिवार भी टूट जाएगी, क्या आपको क्या इसका अंदाजा था? और सबसे ज्यादा दुख आपको किस बात का है, पार्टी टूटने का या परिवार टूटने का? देखिए, अंदाज़ा तो मैं ईमानदारी से बोलूँगा इस बात का नहीं था, क्योंकि मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने 2020 का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा और मैं उस तैयारी में था। मुझे नहीं पता था कि जब मैं सामने लड़ाई लड़ रहा हूँ तो पीठ पीछे मेरे अपने ही मुझ पर वार करने वाले हैं। बहरहाल, पापा के निधन के बाद ये जिम्मेदारी मेरे चाचा के ऊपर ज़रूर थी। मेरे छोटे चाचा का निधन हो गया, पापा का निधन हो गया, और उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरे चाचा जी पर ज़रूर थी कि वो पापा के बाद उनकी गैर मौजूदगी में परिवार को ही नहीं बल्कि पार्टी को भी वो संजो कर रखें, जैसे पापा ने उम्र भर किया। उस पीढ़ी की अगर आप बात करें, पापा की जनरेशन की मैं बात करूं, तो उसमें एकमात्र चाचा ही अब बचे थे, और हम सब की अपेक्षाएं थीं कि जैसे पापा ने सारी उम्र परिवार को एक साथ लेकर चले, पार्टी को एक साथ लेकर चले, तो चाचा भी वैसा ही करेंगे। पर बदले में उल्टा वो इस तरीके से भीतर घात कर देंगे। पापा के निधन के को अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं, कम से कम साल हो जाता, हम लोग कम से कम बरखी एक साथ एक परिवार पूरा मिलके मना लेता। आज की तारीख में जिस तरीके से मैं और मेरी माँ, हम दोनों को परिवार के लोगों ने ही पूरी तरीके से अलग कर दिया, यकीनन दुख इस बात का होता है। पार्टी कई बार मैंने पापा के साथ देखी, पार्टी में लोग आए, पार्टी में लोग गए। जब तक संगठन मजबूत रहता है तो पार्टी में लोगों के आने जाने की बहुत ज़्यादा उसकी चिंता नहीं होती है। कुछ महत्वाकांक्षी लोग हर संगठन में होते हैं, हर दल में होते हैं। भले ये से मेरी पार्टी की बात नहीं है, देश भर में या दुनिया की कोई भी पार्टी देख लीजिए, उसमें लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए दल बदल करते रहते हैं। तो उसकी उतना ज़्यादा दुख नहीं है जितना परिवार के लोगों ने ऐसे समय में साथ छोड़कर, जब पापा को गए हुए कुछ समय ही हुआ था और जब उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, ना सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा, बल्कि मेरी पीढ़ी में मेरे जितने भाई बहन हैं उनसे भी उन्होंने मुझे अलग करने का काम किया। अब आपका अगला कदम क्या होगा, ये हर कोई जानना चाहता है। तेजस्वी आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं कि आप महागठबंधन में जाएंगे या बीजेपी में रहेंगे और नीतीश से समझौता कर लेंगे? शशांक, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं किस गठबंधन में रहूं। जब इन्होंने मुझे पूरी तरीके से ज़मीन पर ले आए हैं, ऐसे में मेरी ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरे संगठन के लोग और बिहार के लोग हैं। मेरी प्राथमिकता है कि उनको एक साथ लेकर उनके लिए जो लड़ाई मैंने आज से साल भर पहले शुरू की थी, और नीतीश जी के सामने जो मैंने मोर्चा खोला था उनकी नीतियों के खिलाफ, उसको आगे लेकर जाना आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता है। सीएए, एनआरसी, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक बिल, हर मुद्दे पर आपने मोदी सरकार का समर्थन किया। 2014 में आप तब एनडीए में आए थे जब दूसरे दल नहीं आना चाह रहे थे। आपके आने के बाद कई सारे दल एनडीए में आ गए, ठीक है। हर मुश्किल दौर में आपने मोदी सरकार का साथ दिया। आप खुद को मोदी का हनुमान बताते थे, उनको राम बताते थे। आपका एक बयान आया था कि आपकी राजनीतिक वध होने की कोशिश हो रही है लेकिन राम चुप है। लेकिन इसी बीच आप गुजरात गए, खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से मिले। तो क्या यह माना जाए कि अब बीजेपी खुलकर आपके समर्थन में आने वाली है, राम आपकी मदद के लिए आने वाले हैं सामने? देखिए, मैं गुजरात मुझे जाना पड़ा, मैं गया अहमदाबाद, बट वो एक बहुत ही निजी कारणों से वहाँ जाने का, उसके कोई भी राजनीतिक मायने या मेरी कोई भी ऐसी मुलाकात को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए जिसके उद्देश्य राजनीतिक हों। वो पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत दौरा था और मैं व्यक्तिगत कारणों से वहाँ गया था। पार्टी में टूट तब हुई जब आपके केंद्र में मंत्री बनने की बात चल रही थी। अब पारस जी संसदीय दल के नेता बन गए हैं, खुद को बताते हैं। तो अगर वो मंत्री बन गए एलजेपी कोटे से, तो आपका कदम क्या होगा सर? देखिए, एलजेपी कोटे से अगर बनेंगे तो यकीनन हम लोग न्यायालय जाएंगे, क्योंकि वो मेरी पार्टी से निलंबित सांसदों का गुट है। 5 ऐसे सांसद जिनको मेरी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में अगर वो कोई अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का अलायंस अगर केंद्र में करके उस नाते अगर वो मंत्री बनते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो जनता दल यूनाइटेड अगर ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके अगर वो मंत्री बनते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो भाजपा ज्वाइन कर लें, भाजपा ज्वाइन करके अगर वो मंत्री बनते हैं तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर वो केंद्र में मंत्री बनते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बट हाँ,
अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के तौर पर, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर और लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो यकीनन हम लोग न्यायालय जाएंगे, क्योंकि वो लोग आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पारस जी कहते हैं कि एक असामाजिक तत्व हैं जो आके पार्टी को बर्बाद कर दिए, आपको गुमराह उन्होंने किया, वो उनको जिम्मेदार माना है। तो पार्टी उनकी वजह से टूटी है या पारस जी ने अपने खुद के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी तोड़ा है? देखिए, मुझे लगता है इसमें अब ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं कि किस कारण से चाचा ने पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष कारण होता तो यकीनन आप बैठकर आप उसकी चर्चा करते, मुझसे नहीं मम्मी से करते, पापा थे पापा को आप बताते, तमाम ये चर्चाएं होती। पर उस वक्त मुझसे ज़्यादा स्नेह और प्यार उनके द्वारा उस व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा था और उनसे वो ज़्यादा संपर्क में होते थे। पर हाँ, आज कहीं ना कहीं जब चाचा जी को अपना दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, जब संगठन के लोग पूरी एकजुटता के साथ लगभग 95% से ज़्यादा लोग आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। बिहार की जनता का मैं धन्यवाद करूंगा इस मुश्किल घड़ी में, जब मेरे अपने परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, उस वक्त जिस तरीके से बिहार के लोग मेरे साथ खड़े रहे। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मेरे चाचा जी ने कई बार अपने गोल पोस्ट उन्होंने चेंज किए हैं। शुरू में कहा पार्टी में टूट है, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं चिराग बहुत एरोगेंट हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, इस बात का उन्हें मलाल है। फिर उन्होंने मेरे सहयोगी की बात की, जो कि मजबूती से उनके साथ भी खड़े रहे, चाचा जी की भी मदद निरंतरता में करते रहे और चाचा जी उनको पसंद भी करते रहे और मेरे तो खैर वो करीबी हैं ही। पर इन तमाम विषयों को आज जब चाचा जी को लग रहा है कि उनका दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा है, आज जब वो पूरी तरीके से अलग थलग हो गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको मिलने का समय नहीं देते, केंद्र में किसी नेता से उनकी बातचीत नहीं हो रही, तो ये इन तमाम चीज़ों की परेशानी का नतीजा है कि वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 5 तारीख से आपकी यात्रा बिहार में शुरू होने वाली है, उस दिन रामविलास जी का वो भी है, जयंती भी है, तो इस यात्रा के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जी, 5 तारीख को 5 जुलाई से इस यात्रा की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा को मुझे बहुत पहले ही करना था। चुनाव के बाद से मैंने इस बात को का संकल्प लिया था, ठान रखा था कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने बिहार विधानसभा चुनाव में मेरा साथ दिया, लगभग 25 लाख के करीब मुझे मत मिले, ये एक बड़ी संख्या है और मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं बिहार के लोगों के बीच जिस तरीके से चुनाव के वक्त रहा, उसी तरीके से अब चुनाव के बाद भी जाकर उनका धन्यवाद करूं। तो एक धन्यवाद यात्रा मार्च के महीने से मैंने सोच रखी थी कि इसमें मैं निकलूँगा, क्योंकि पापा के निधन के बाद कुछ समय 1.5-2 महीने का समय मैंने सोचा था कि मैं परिवार के साथ रहूँगा, क्योंकि चुनाव के दौरान वो मौका नहीं मिला मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, उन लोगों के साथ बैठने का। तो ये मैंने सोच रखा था कि मैं निकलूँगा और पर हाँ, क्योंकि कोरोना आ गया और कोरोना के बाद टाइफाइड के कारण मैं थोड़ा बीमार पड़ा, तो उस वक्त वो यात्रा नहीं कर पाया। पर आज जब मेरे अपनों ने ही मेरे सर से अपना हाथ हटा दिया, तो ज़रूरी है कि बिहार की जनता का मैं आशीर्वाद लेने जाऊँ। टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए चिराग पासवान। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।